थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में एक तो लेमार्किज्म डिस्कस कर चुके थे हम लोग, और दूसरा डार्विनिज्म, ये इंट्रोडक्शन दिया था। थोड़ा सा फिर उसको ब्रीफ कर दें, फिर उसका आगे बात करेंगे। तो बताया था कि चार्ल्स डार्विन he was British naturalist, born in the year 1809 and died in the year 1882। 1809 में जन्म हुआ, 1882 में डेथ हुआ। Darwin graduated from Cambridge University in the year 1831। तो डार्विन बताया कि चार्ल्स डार्विन, he was British naturalist. He born in the year 1809 and died in the year 1882. He graduated from Cambridge University in the year 1831, and in that particular year, means in 1831, he was selected in the team of the scientists which left the Plymouth dockyard of Britain on the ship named HMS Beagle for 5 years voyage. Yes, and actually his inclusion was supported by Charles Lyell, who was a great paleontologist, and Mansell, he was botanist. With the support of Lyell and Mansell, Darwin was included in the team of the scientists which left the Plymouth dockyard in the London on the ship named HMS Beagle for 5 years voyage. The ship left Plymouth in 1831, and during his voyage, Darwin collected different types of fossils from different places and studied them sincerely with the help of the book which was actually written by the Lyell। तो लियल ने जो किताब लिखी थी पैलेंटोलॉजी में, उसमें बहुत सारे फॉसिल्स का डायग्राम था या उसका डिटेल था। तो उस किताब को डार्विन अपने साथ ले गए थे 5 साल की समुद्री यात्रा पे, और जहाँ जहाँ भी कोई प्लांट या एनिमल का फॉसिल मिलता था तो वो उससे कंपेयर करते थे और उसके बारे में जानकारी हासिल करते थे, या कुछ एक्स्ट्रा फॉसिल भी कलेक्ट कर रहे थे। तो डार्विन वो सिंसियरली इनग्रॉस्ड इन हिज वर्क, वो अपने काम में काफी दिल लगा के वो काम कर रहे थे, फॉसिल का कलेक्शन, उसका स्टडी एंड सो ऑन। इसी बीच शिप, ये जहाज HMS बीगल, नाम पर पूछा गया CBSE मेडिकल में कि जहाज का क्या नाम था, तो HMS बीगल। तो ये जहाज पहुंचा Galapagos Island, and Galapagos Island, which is about 100 miles away from the mainland of South America, is very famous for a specific type of flora and fauna which are not found elsewhere in the world. वहाँ पे Galapagos Island जो 100 माइल की दूरी पे है मेनलैंड साउथ अमेरिका से, वहाँ पे ऐसे ऐसे प्लांट और एनिमल अवेलेबल हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। तो वहीं पे डार्विन ने कुछ छोटे साइज के बर्ड्स को देखा, which were later on termed as Darwin's finches। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि डार्विन फिंचेस वेयर ऑप्शन में है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये तो फिंचेस वर्ड यूज करते हैं बर्ड के लिए, छोटे साइज का बर्ड। तो डार्विन ने कुछ छोटे साइज के बर्ड को देखा, और उन्होंने इसी बर्ड को वहाँ मेनलैंड पे भी देखा था, साउथ अमेरिका में भी। लेकिन जो गैलापागोस आइलैंड पे जो उनको बर्ड मिला, चिड़िया मिली, उसमें बहुत सारा कैरेक्टर डिफरेंट था। जैसे उसका बीक का शेप और साइज अलग था मेनलैंड वाले से, इसका कलरेशन जो था फेदर्स का वो भी डिफरेंट था, फेदर का शेप साइज में भी डिफरेंट था। तो डार्विन को पहली बार इस बारे में ये सोचे कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 100 माइल की दूरी पे इतना ज्यादा चेंजेस आ गए। वहाँ पे जो बर्ड था वो ऐसा था और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, उसी जाति का बर्ड।
तो हम लोग कह सकते हैं the idea of evolution was first conceived by Darwin at Galapagos Island after observing the Darwin's finches, which were small-sized birds. डार्विन को इवोल्यूशन के बारे में पहला जो आइडिया मिला वो उसी बर्ड को देखकर मिला गैलापागोस आइलैंड पे। अब डार्विन इवोल्यूशन के बारे में सोचने लगे सीरियसली, लेकिन उनको कुछ रास्ता मिल नहीं रहा था, बट वो बहुत परेशान थे। When the ship returned back to Britain in the year 1836, he consulted another young British naturalist, Alfred Russel Wallace. जब ये शिप वापस आया लौटकर ब्रिटेन, तो डार्विन ने वहाँ पे एक दूसरे नेचुरलिस्ट से संपर्क किया जो ब्रिटेन के ही थे, अल्फ्रेड रसल वैलेस। और हम लोग आगे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि वैलेस ने पूरी दुनिया को ही 6 बड़े हिस्से में बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। अलग अलग जोन में अलग अलग तरह का फ्लोरा फाउना मिलता है, उसके आधार पे पूरी दुनिया को बांट दिया था 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन, जो आपको बताया था, नियार्कटिक, पैलियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल, ऑस्ट्रेलियन, इथोपियन एंड ओरिएंटल रीजन। इंडिया बिलोंग्स टू ओरिएंटल रीजन। एनीवे, तो वैलेस को काफी ज्यादा आइडिया था स्पेसिएशन का, नई नई जाति के निर्माण का। दोनों डार्विन और वैलेस दोनों मिलकर अब काम करने लगे स्पेसिएशन या इवोल्यूशन पे। इसी बीच डार्विन को एक किताब मिली 1838 में। इन 1838 डार्विन read a book named Essay on Population, and it was written by Malthus. Malthus was again British. He was mathematician. He was also a politician. He was a great economist, and at that time he was also minister in British cabinet. Means versatile genius. Mathematician थे, economist थे, पॉलिटिशियन तो थे ही, और उसने ब्रिटेन में मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था एसे ऑन पॉपुलेशन, और ये किताब पढ़ी, डार्विन ने इस किताब को पढ़ा इन 1838। और इस किताब में जो बात लिखी थी उसमें जो थीम है उसका, वो हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस जियोमेट्रिकली whereas the food increases arithmetically and there is no increase in the space। तो पॉपुलेशन का साइज बहुत बढ़ता है और फूड उस रफ्तार में नहीं बढ़ता है, और स्पेस तो बढ़ता ही नहीं। वो तो जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा स्पेस घटता जाएगा। तो फूड और स्पेस की कमी होने से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी आपस में संघर्ष बढ़ेगा ऑर्गेनिज्म के बीच, और यहीं से डार्विन को आइडिया मिल गया इवोल्यूशन का। तो अब डार्विन और वैलेस ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया इवोल्यूशन पे। रिसर्च पेपर का टाइटल रखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, एंड दिस पेपर वाज प्रेजेंटेड इन द सेमिनार ऑफ द लिनियर सोसाइटी इन 1857 या 1858 के 1858 में। इस रिसर्च पेपर को इन लोगों ने वहाँ पे प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। लीनियस के नाम पे एक संस्था है, वहाँ पे साइंटिस्ट का सेमिनार चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने अपने पेपर को दिया। जितने भी साइंटिस्ट थे दे हाईली अप्रिशिएटेड दिस वर्क। सब लोगों ने इसकी काफी तारीफ की, इस काम की सराहना की। और उसके बाद जब वैलेस यूरोपियन टूर पे थे, ब्रिटेन के बाहर थे, तो एक साल के बाद, जस्ट एक साल के बाद, इन 1859 डार्विन ने इसी रिसर्च पेपर को एक बुक के रूप में पब्लिश करा दिया विद द सेम टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और इस किताब के आते ही काफी हंगामा मचा ब्रिटेन में। उसका कुछ कारण था। जैसे पहली बात तो ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे दे वर कैथलिक्स एंड दे वर द स्ट्रॉन्ग or ardent supporter of religion and they were firm believer in the God। तो उस समय ब्रिटेन का जो सोसाइटी था, अभी भी है, तो कैथोलिक क्रिश्चियन वहाँ ज्यादा थे, वो धर्म को बहुत प्योर फॉर्म में मानते हैं, तो उसमें कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, और साथ ही गॉड में उनका काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है।
अब उस जमाने में डार्विन ने, जो कि खुद ब्रिटिशर थे, उन्होंने अपने किताब में लिखा था, देयर इज नो गॉड एज सच, ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, इट इज द नेचर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि ये नेचर है जो लाइफ के ओरिजिन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गॉड का इसमें कोई रोल नहीं है। He completely denied the existence of God. गॉड के अस्तित्व को ही उन्होंने नकार दिया। तो पहला तो उन्होंने ये काम किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंकीज, यानी जो हम लोगों के पूर्वज थे वो मंकी थे। अब उस जमाने में ब्रिटिशर्स दे कंसीडर देमसेल्व्स एज अ सुपीरियर रेस, बिकॉज पूरी दुनिया में उनका शासन था, तो मानते थे कि तो पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनसे हम सुपीरियर हैं। और उस जमाने में अगर कोई ब्रिटिशर ये कह दे कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ मंकीज, हम लोग मंकी के संतान हैं, तो ये बिल्कुल नागवार था, अनएक्सेप्टेबल था ब्रिटिशर्स के लिए। तो लोगों ने कहा कि डार्विन हैज बिकम इनसेन, डार्विन पागल हो गए। लोगों ने उसका सोशली बायकॉट किया उनका। डार्विन बिकेम अ वेरी डिजेक्टेड पर्सन, बहुत निराश हो गए। लोगों ने उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब बंद कर दिया, कंप्लीट आइसोलेटेड हो गए। इस बीच उनका मैरिज भी हो चुका था। तो डार्विन अपने फैमिली के साथ शिफ्ट कर गए लंदन से थोड़ी दूर पे एक विलेज है, डाउन नाम के विलेज में, और वहां उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाते रहा उन्होंने। और जहां जहां भी दुनिया में कहीं भी सेमिनार होता था, अपनी बात रखनी होती थी साइंटिस्ट के बीच, तो वो जाते थे, अपनी बात रखते थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बात को लोगों से मनवा लिया। और इसलिए हम लोग कहते हैं डार्विन इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। अगर पहले काम की बात होती तो पहला तो इवोल्यूशनरी थ्योरी 1809 में दिया था लेमार्क ने। उसमें तो उस साल तो डार्विन का जन्म हुआ था, लेकिन उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन नहीं कहा गया, बिकॉज जो डार्विन ने जो बात कही वो आज भी एक्सेप्टेबल, लेमार्क ने जो बात कही वो अब लोग नहीं, वो उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये तो हिस्ट्री है डार्विन का। अब डार्विनिज्म जो है, डार्विनवाद, यानी द होल आइडिया ऑफ डार्विन, which is explained in the book named Origin of Species by Natural Selection, can be discussed under the 5 heads. 5 हेड के अंदर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। First is the overproduction, which is also called prodigality. The second one is the struggle for existence. Third is the survival of the fittest. Fourth one is variation. And fifth one is the speciation. Now first, overproduction. According to Darwin, every organism has the tendency to overproduce if it remained unchecked. डार्विन ने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म की एक खासियत होती है कि अगर उसको रोका नहीं जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर वो ज्यादा बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो इसका कारण है कुछ बैरियर है, कुछ बाधा है जो उसको रोकता है। तो डार्विन ने कहा कि अगर नहीं कोई बैरियर काम करे, अगर उसको नहीं रोका गया तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रोड्यूस करेगा। और एक टर्म आता है फेकंडिटी, वो असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, फेकंडिटी, FECUNDITY, फेकंडिटी। अब फेकंडिटी क्या है ये समझ ले। इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स that can be produced by an organism in its lifetime. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चे को जन्म दे सकता है, उस नंबर के लिए टर्म है फेकंडिटी। इट इज फेकंडिटी। और एक टर्म आता है रियलाइज्ड पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब जैसे मान लीजिए कि अब मान लें कि कोई एनिमल है, जैसे डार्विन ने खुद एक एग्जांपल दिया था एलिफेंट का, वही हम लोग डिस्कस करते हैं। डार्विन ने, जैसे लेमार्क ने बहुत सारा एग्जांपल अपने थ्योरी के सपोर्ट में दिया, तो डार्विन ने भी कुछ एग्जांपल दिया था। तो डार्विन का जो पहला एग्जांपल था वो उन्होंने एलिफेंट का दिया था। एलिफेंट इज द स्लोएस्ट ब्रीडर।
एनिमल जितने भी हैं उनमें सबसे स्लो ब्रीड करने वाला एलिफेंट है। A female elephant matures sexually at the age of about 30. यानी sexual maturity is attained at the age of about 30. And the average life span of the elephant is about 100 years. एक फीमेल एलिफेंट 30 साल में सेक्सुअली मैच्योर्ड होती है और उसका लाइफ स्पैन लगभग 100 ईयर्स होता है, 100 साल। एंड द फेकेंडिटी ऑफ द एलिफेंट इज 6, यानी द फीमेल एलिफेंट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एट 6। 6 से ज्यादा बच्चा नहीं दे सकती अपने पूरे लाइफ टाइम। लेकिन रियलाइज्ड पोटेंशियल तो अलग होता है, कोई हो सकता है एक ही बच्चा दे, कोई 2 दे, कोई 4 दे, कोई बच्चा नहीं दे। लेकिन जो भी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है इट विल बी नेवर ग्रेटर देन फेकेंडिटी। तो डार्विन ने कैलकुलेट किया इस हिसाब से कि अगर एक फीमेल एलिफेंट अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम 6 बच्चे को जन्म दे, so Darwin himself calculated that the number of elephant in the population will be around about 1,90 lakhs in 750 years. डार्विन ने खुद यह कैलकुलेट किया कि अगर एक फीमेल एलिफेंट मैक्सिमम 6 बच्चे को जन्म देगी तो 750 साल में एलिफेंट का नंबर हो जाएगा 1,90,00,000। 750 साल। अब आप समझ सकते हैं कि एलिफेंट के जैसा स्लोएस्ट ब्रीडर भी जब अपना नंबर 1,90,00,000 कर सकता है 750 साल में, तो व्हाट अबाउट दोज मोलस्कस which produce lakhs and lakhs eggs per day? एक ही दिन में लाखों लाख अंडा देता है बहुत सारा मोलस्का। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर वो अपने फेकेंडिटी पे ब्रीड करे, रिप्रोड्यूस करे, तो पता चलेगा कि पूरा अर्थ ही मोलस्का से भर गया। लाखों अंडा एक दिन में देता, सबका सब सर्वाइव करे, फिर वो ब्रीड करे तो पूरी दुनिया मोलस्का से भर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। कारण है यहीं पे माल्थस का थ्योरी काम है। कारण है कि जब पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो पॉपुलेशन में फूड की कमी होगी, स्पेस की कमी होगी। तो बहुत सिंपल बात है कि अगर घर में मान लीजिए कि 5 आदमी के खाने का सामान है और 2-3 आदमी और आ गए तो सामान घटेगा, घर में जगह भी कमी होगी। तो वैसे ही पॉपुलेशन में अगर नंबर बढ़ेगा ऑर्गेनिज्म का तो पॉपुलेशन को फूड की भी कमी होगी और साथ ही साथ फूड की भी कमी होगी और साथ ही साथ उसको स्पेस की भी कमी होगी। तो जब ये स्कार्सिटी होगा फूड और स्पेस का तो इट विल कॉज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व की सुरक्षा के लिए संघर्ष। And there are 3 types of struggles. First one is the extra-specific struggle. Extra-specific struggle means a struggle between the organism and the environmental factor. किसी organism और environmental factor के बीच का संघर्ष। जैसे सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा, अभी जैसे फ्लड आ गया, तो फ्लड जहाँ आया है पूरे बिहार में भी आया, तो वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल लाइफ थे उनकी तबाही हुई, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। उसी तरह कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, कहीं अर्थक्वेक आया। तो दीज आर ऑल नेचुरल कैलामिटीज। तो नेचुरल कैलामिटीज जब होगा तो बहुत सारे पॉपुलेशंस नष्ट होंगे। तो इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। The second one is the interspecific struggle. Interspecific means the struggle in between the populations of 2 different species. 2 अलग-अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन के बीच संघर्ष। जैसे एक पॉपुलेशन है डॉग का, एक पॉपुलेशन है कैट का, तो दोनों के बीच का संघर्ष हो गया इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल। एंड द थर्ड टाइप इज इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा कहेंगे तो विदिन, अंदर,
तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच का स्ट्रगल, जैसे स्ट्रगल बिटवीन डॉग एंड डॉग, स्ट्रगल बिटवीन कैट एंड कैट, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक। और आप अगर सोचिएगा तो बहुत क्लियर है कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ द स्ट्रगल। जितना सिमिलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, समानता जितनी ज्यादा होगी ऑर्गेनिज्म में, स्ट्रगल उतना ज्यादा होगा। अब समानता में है कि फूड एक जैसा चाहिए, स्पेस भी एक जैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली आपस में स्ट्रगल काफी बढ़ जाएगा। तो समानता जितनी ज्यादा होगी स्ट्रगल उतना इंटेंस होगा। तो दैट्स व्हाई इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्ट्रगल। एनीवे, स्ट्रगल होता है, हो रहा है, और इसका आइडिया मिला था माल्थस से, डार्विन। नाउ स्ट्रगल का नतीजा क्या होगा? अगर स्ट्रगल होगा तो नतीजा क्या होगा? तो नतीजा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड आंसर इज द हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कहा कि जो फिटेस्ट होंगे वो सर्वाइव करेंगे और जो अनफिट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो अब मामला आया कि आखिर फिटेस्ट है कौन, फिटनेस का क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि वो फिट है और कोई अनफिट है? तो उस जमाने में लोगों का मानना था कि फिटेस्ट आर दोज ऑर्गेनिजम्स which have greater body size as well as greater body strength, यानी जिसका शरीर का साइज बड़ा है और जिसमें ज्यादा ताकत है वो ज्यादा फिट है। बट हम लोग जानते हैं कि एन एंट, एक चींटी, इज मच मोर फिटर देन एन एलिफेंट। एक चींटी एक हाथी से ज्यादा फिट है, चींटी हाथी से ज्यादा फिट है। तो फिटनेस का जो मामला है, वो जो फिटनेस का मामला है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द size or strength of the body. Fitness is never depending upon the size and the strength of the body. तो उस जमाने में कहा गया था जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करेंगे, और फिटनेस का क्राइटेरिया दिया गया कि जो जिसका शरीर बड़ा है, ताकत ज्यादा है, वही फिट है। तो मामला है कि एक चींटी तो एक हाथी से ज्यादा फिट है। तो फिर इस पर भी क्वेश्चन आया कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म था उसको किसने एक्सप्लेन किया? तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन एज नेचुरल सिलेक्शन। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर and Darwin explained this term as natural selection. According to Darwin, fittest are those organisms which can adapt themselves to the nature. Darwin considered the nature as supreme power. डार्विन ने नेचर को सुप्रीम माना था, और डार्विन ने कहा था कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ नेचर नो ऑर्गेनिज्म कैन ओरिजिनेट और सर्वाइव। कोई भी न ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन होगा और न वो सर्वाइव करेगा। तो डार्विन ने कहा नेचुरल सिलेक्शन, यानी ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन अडैप्ट देमसेल्व्स टू द नेचर will be supported by the nature, and obviously they will become more evolved. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को नेचर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, नेचर उसको सपोर्ट करेगा और जिससे वो और आगे ज्यादा इवॉल्व करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बॉस है तो उसकी बात अगर कोई मानता है तो उसके फ्यूचर अच्छा है, और बॉस की बात नहीं मानता, उसके हिसाब से नहीं चलता है तो डिस्कार्ड कर देगा। तो बॉस को मान लिया या नेचर? डार्विन ने कहा कि नेचर ही सुप्रीम है। अब नेचर के हिसाब से जो अपने आप को परिवर्तित करेगा, एडजस्ट कर देगा, ढालेगा, नेचर उसको सपोर्ट करेगा। और जो नेचर के हिसाब से अपने आप में चेंज नहीं लाएगा, नेचर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, और बिना नेचर के सपोर्ट के कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं होगा, ना सर्वाइव करेगा। That's why phenomena is called natural selection. So the term survival of the fittest was proposed by Herbert Spencer, and it was explained as natural selection
मीन्स सिलेक्शन बाय नेचर बाय डार्विन। तो चलिए सिलेक्शन हो गया, सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब बैलेंस्ड है, तो आपके मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, यू आर सेलेक्टेड फॉर मेडिकल कोर्स। लेकिन पता चला कि आपका जूलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन एनाटॉमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप क्वालिफाई कर गए ड्यू टू द नंबर, जो हाई नंबर था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बॉटनी में, और जूलॉजी में 100 नंबर आया, बट क्वालिफाई कर गए। और आपके साथ कोई एक ऐसा स्टूडेंट गया है जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कम आया, बॉटनी में भी कम नंबर, लेकिन जूलॉजी में सारा क्वेश्चन सही था। अब दोनों वहां गया और वो आपसे रैंक में थोड़ा नीचे है। अब दोनों वहां गए, एक मेडिकल कॉलेज में, एक क्लासरूम में, वो आपको थोड़ा ऊपर रैंक है, वो नीचे है। लेकिन अब वहां माहौल बदल गया, अब वहां का सारा कंडीशन चेंज हो गया। आपका जो रैंकिंग था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन चारों सब्जेक्ट में, लेकिन अब वहां जरूरत होगी ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन डिजीज, और इसमें तो आपका मन लगता नहीं है। और दूसरा जो गया है आपसे नीचे रैंक का, उसका काफी मन लगता है। तो अब क्लास में वो लीड करेगा और आगे मेडिकल कॉलेज में वही लीड करेगा, जिसका क्योंकि वो माहौल क्या है वहां पे पढ़ना क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सारा कुछ ह्यूमन का। और आपकी मास्टरी है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में या बॉटनी में, और इसमें आपको इंटरनेशनली यू विल नॉट सर्वाइव, आप वहां पे सर्वाइव नहीं। इसलिए एंट्रेंस के बाद भी कई लोगों को छोड़ना पड़ता है मेडिकल जॉब का फील्ड। तो सिलेक्शन एक, इसलिए हमने बताया कि सिलेक्शन एक चीज होता है, और सिलेक्शन के बाद अपने आप में चेंज लाना और सरवाइव करना, इट इज अनदर थिंग। यानी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है जूलॉजी में, फिजियोलॉजी में, तो अब आपको अपने में चेंज लाना होगा, अब आपको डेवलप करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट उसमें। अगर आप डेवलप करेंगे तो आप सरवाइव करेंगे, बिकॉज वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वो नेचर है, वो यही डिमांड कर रहा है आपसे, तो आप सरवाइव कीजिएगा। और अगर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए तो आपका मेडिकल से पत्ता साफ है। यानी वहाँ इन्वायरमेंट क्या हो, ये वहाँ का सब्जेक्ट, वहाँ का माहौल मेडिकल कॉलेज का। बहुत लोग जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, कोई ऑपरेशन होगा, बेहोश देख के बेहोश हो जाएंगे, खून देखेंगे तो डर जाएंगे, उसके लिए मेडिकल नहीं है। वो चला भी जाता है, फिर बेचारा कोई अच्छा नहीं कर पाता है उसमें। तो यही है, यानी सिर्फ सिलेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है, सिलेक्शन के बाद अपने आप में चेंज लाना हो, जिससे कि आप उस जगह पे एडजस्ट कर सकें और आगे इवॉल्व कर सकें। एंड एनी चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म is permanent only when it occurs in the genetic material. कोई भी चेंज ऑर्गेनिज्म में परमानेंट तो तभी माना जाएगा जब वो जेनेटिक मटेरियल में होता है। एंड एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड वेरिएशन। अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज आता है तो हम लोग कहते हैं वेरिएशन। तो दैट्स व्हाई फोर्थ वन इज वेरिएशन। और फाइनली वंस अगर वेरिएशन हो गया, आप वहां चले गए और अब आपका पूरा इंटरेस्ट ह्यूमन बायोलॉजी में हो गया, तो आप पहले वाले इंसान नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता था, अब आपका पूरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, तो यू आर अ चेंज पर्सन। तो ऑर्गेनिज्म जब अपने आप में चेंज लाएगा तो अब वो एक नई जाति बनेगा, इट इज अ न्यू स्पीसीज, दैट इज स्पेसिएशन। तो पहला था ओवर प्रोडक्शन और प्रोडिगैलिटी। और ओवर प्रोडक्शन जब होगा तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और जब स्ट्रगल होगा तो नतीजा निकलेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये टर्म दिया था हार्बर्ट स्पेंसर ने, और इसको एक्सप्लेन किया था एज नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने। अब सिर्फ सिलेक्शन होने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद ऑर्गेनिज्म को अपने आप में परमानेंट चेंज लाना होगा इन्वायरमेंट के लिए। एंड एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड वेरिएशन। तो चौथा हो गया वेरिएशन। और जब वेरिएशन ही हो गया तो अब नई जाति बन गई, तो जेनेटिक चेंज आ गया तो नई जाति बन गई, इट इज स्पेस।
फाइनल गोल ऑफ इवोल्यूशन इज स्पेसियस। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब डार्विन के बारे में हमने कहा था कि उन्होंने अपने थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक हम लोगों ने डिस्कस किया एलिफेंट का। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बिस्टन बेटुलेरिया। बिस्टन मॉथ होता है, मॉथ बटरफ्लाई के जैसा ही होता है, बताया था क्लास में भी, ये बटरफ्लाई के जैसा ही है। डिफरेंस ये है कि बटरफ्लाई आर डायर्नल, दिन में एक्टिविटी करता है, मॉथ्स आर नॉक्टर्नल, बटरफ्लाई आर ब्राइटली कलर्ड, मॉथ्स आर डल कलर्ड। तो बहुत सारा चीज है, जैसे बटरफ्लाई अपने विंग्स को दोनों ऐसे टच करता है, मॉथ का विंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर नहीं जाएगा, ये सब चीज है। एनीवे, तो ब्रिटेन में बिस्टन नाम का एक स्पीसीज था मॉथ का स्पीसीज है बिस्टन, PISTON, बिस्टन। और बिस्टन का दो वेराइटी, एक बिस्टन बेटुलेरिया, ये ग्रे वेराइटी है, ग्रे कलर का होता है, और दूसरा बिस्टन कार्बोनेरिया, ये ब्लैक वेराइटी, काले रंग का है। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो एयर बिल्कुल क्लियर था, पॉल्यूशन नहीं था, ट्री का ब्रांचेज वगैरह भी ग्रे कलर के थे, नॉर्मल था। तो उस समय ट्री का ब्रांचिंग ग्रे कलर का है, उस पे ग्रे कलर का बेटुलेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया ग्रे वैरायटी बैठा हुआ है, तो उसको बर्ड्स नहीं देख पाता। बिस्टन इज द फेवरेट फूड ऑफ बर्ड, बिस्टन बहुत पसंद करता है बिस्टन को खाना चिड़िया सब। तो चिड़िया देख नहीं पाती थी, क्योंकि ट्री का ब्रांच भी ग्रे कलर का और उस पर बैठा हुआ बिस्टन भी ग्रे कलर का, तो दिखता नहीं था। और लेकिन ब्लैक वाला जो वेराइटी था वो उसके ऊपर मूव करता हुआ दिख जाता था, तो उसको खा लेता था। यानी बिफोर द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, population of Biston betuleria or grey variety was increasing और population of Biston carbonaria was decreasing। अब आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुए ब्रिटेन में, और कोल का एक्सेसिव यूज हुआ, कोयले का, तो काफी ज्यादा कार्बन एमिशन हुआ एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ जो भी ट्रीज और जहाँ भी है वहाँ पे वो काला होने लगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बन। तो ट्री का ब्रांचेस का कलर भी थोड़ा काला हो गया, ब्लैक हो गया। अब मामला बदल गया। अब जो बिस्टन बेटुलेरिया था वो ब्लैक कलर के ब्रांच के ऊपर दिख जा रहा था, और बिस्टन कार्बोनेरिया नहीं दिख रहा था। तो एडवांटेज मिल गया बिस्टन कार्बोनेरिया को, और डिसएडवांटेज हो गया बिस्टन बेटुलेरिया। चलिए फिर मामला बदला। अब जब फाइनली जब कोल को रिप्लेस किया गया दूसरे फ्यूल से, जैसे कि पॉल्यूशन कम रिलीज हो, यानी कोल को रिप्लेस कर दिया दूसरा फ्यूल से जिसका एमिशन थोड़ा कार्बन कम होता है, तो फिर से ट्री का ग्रे ब्रांचेज वापस आने लगा, यानी ओरिजिनल कलर आने लगा, कार्बन डिपोजिशन कम हो गया। तो फिर मामला उलट गया। अब जो बेटुलेरिया था वो फिर छिपने लगा, और कार्बोनेरिया का पॉपुलेशन कम होने लगा, उसको ज्यादा खा रहा था चाहिए। तो आप अगर ध्यान से सोचिए तो बिस्टन कार्बोनेरिया या बिस्टन बेटुलेरिया में किसका पॉपुलेशन बढ़ेगा और किसका पॉपुलेशन घटेगा, वो उसके हाथ में नहीं, ये किसके हाथ में? नेचर, इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा हुआ तो फायदा मिल गया कार्बोनेरिया को, जब पॉल्यूशन कम हुआ फायदा मिल गया बेटुलेरिया को। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर डिटरमिन कर रहा है कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं करेगा। उसी तरह DDT, excessive use of DDT all over the world has resulted into the death and extinction of all the sensitive variety। जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो DDT के लिए सेंसिटिव है वो अब नहीं पाए जाते हैं। DDT का इतना इस्तेमाल किया पूरी दुनिया में, अब तो खैर बैन भी हो गया बिकॉज ये नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बायोमैग्निफिकेशन भी कॉज करता है और बहुत हार्मफुल भी है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिएगा
बिहार वार में डीडीटी का छिड़काव होता है, कोई वीआईपी आया डीडीटी छिड़क दिया। यस अब जबकि डीडीटी जिसके लिए छिड़का है उसको कोई वो इंसेक्ट नहीं मरेगा, वो ऑल आर रेसिस्टेंट वेराइटी, जो सेंसिटिव वेराइटी था वो खत्म हो गया। तो जब डीडीटी का एक्सेसिव इस्तेमाल हुआ तो सेंसिटिव वेराइटी खत्म हो गए। एडवांटेज किसको मिल गया? रेसिस्टेंट वेराइटी। अब उसका कंपटीशन कम था, उसके लिए फूड ज्यादा था, स्पेस ज्यादा था, उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगा। तो यहाँ भी नेचर डिटरमिन कर रहा, नेचर इन द फॉर्म ऑफ डीडीटी, कि कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। अब इसमें जो एक तीसरा है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। 1 मिनट के बाद करते हैं। आधा घंटा हो गया 35 मिनट, कोई 35 मिनट